नमस्कार। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आज आपने यहाँ मौका दिया, अवसर दिया कि मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करूँ। चूँकि मैं भी एक मीडिया का विद्यार्थी हूँ, मीडिया विश्वविद्यालयों में मैंने भी काम किया है और पिछले कुछ साल में लगातार ऐसा दौर आया है जब लोगों ने बार-बार इस बात के ऊपर चर्चा की कि क्या मीडिया बिकाऊ हो गया है? क्या मीडिया बाज़ारू हो गया है? क्या इस ग्लोबलाइज़ वर्ल्ड में मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है? आप में से जो लोग मीडिया के विद्वान प्राध्यापक हैं, वे शायद इस बात को याद करेंगे कि पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में आपने लगभग ऐसे हज़ारों सेमिनार अटेंड किए होंगे, जिसमें आपने मीडिया की विश्वसनीयता पर, मीडिया के बाज़ारूपन पर, मीडिया के बिकाऊपन पर बात की होगी। चारों तरफ एक ऐसा अविश्वास का वातावरण हो गया था कि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है, फिर वो चाहे टेलीविज़न हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, क्या उसकी विश्वसनीयता इस ग्लोबल इकोनॉमी में रह गई है? क्या इस बाज़ार में मीडिया रिलायबल है, मीडिया की रिलायबिलिटी है? और फिर बाद में ये भी सवाल आया कि मीडिया की प्रायोरिटी क्या है? और जब ये सवाल आया कि मीडिया की प्रायोरिटी क्या है, तो लोगों ने ये भी महसूस किया कि साहब मीडिया में आम आदमी की बातें नहीं छप रही हैं, आम आदमी के दुख-दर्द नहीं छप रहे हैं, आम आदमी की चिंताएँ नहीं छप रही हैं। तो जब ये सारा एक ऐसा बड़ा निराशाजनक माहौल था, उतने में अचानक एक नए मीडिया का आविर्भाव हुआ जिसे लोगों ने कहा कि साहब ये सोशल मीडिया है। और जैसे ही सोशल मीडिया आया, सबको बड़ी खुशी हुई कि चलो मुझे मेरा मीडिया मिल गया, मुझे मेरी बात कहने का प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, मुझे मेरी बात कहने का अवसर मिल गया। आप आज अगर बैठे हुए सोचेंगे कि आपने फ़ेसबुक यूज़ करना कब शुरू किया था, व्हाट्सएप यूज़ करना कब शुरू किया था, ट्विटर यूज़ करना कब शुरू किया था, तो शायद आपको वो इतिहास में तारीख याद नहीं है। लेकिन जिस एल्विन टॉफलर की किताब का ज़िक्र मनोज दयाल साहब ने किया, फ्यूचर शॉक, उस एल्विन टॉफलर की किताब में शुरुआती दौर में बहुत मज़ेदार सी बातें कही। उन्होंने कहा कि आपको जो चीज़ लगती है कि हम कई सालों से कर रहे हैं, वो इवोल्यूशन ऑफ मैन की पूरी हिस्ट्री में वो एक बहुत छोटे से भी छोटा अंश होता है। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो आप सोचेंगे कि अगर आपकी उम्र 50 साल है, तो आपने इस सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत से बहुत 3 साल, 5 साल पहले शुरू किया होगा, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि आप इसका प्रयोग कब से कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है मानो बरसों से कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है, एक अनडिवाइडेड हिस्सा हो गया है, अनपैरेलल हिस्सा हो गया है। कई पति-पत्नियों में तो इस बात का झगड़ा होता है, पत्नी कहती है कि अब मुझसे ज़्यादा प्रिय तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया है, तो मेरी सूरत बाद में देखते हो, पहले व्हाट्सएप खोलते हो। या उल्टा होता है, पति कहता है मैं दफ्तर से आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि पत्नी मुझे चाय पिलाएगी और वो अपने सोशल मीडिया के प्रकल्प में उलझी रहती है, इस प्रोजेक्ट में उलझी रहती है। इस स्तर तक सोशल मीडिया के साथ हमारी एंगेजमेंट बढ़ गई है और हमें ये भ्रम हो गया है कि ये सोशल मीडिया दरअसल मेरा अपना मीडिया है, हमारा अपना मीडिया है। इसकी एक ट्रेजेडी पर आज से 3 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी। मैं अपनी बात उस कविता से शुरू करना चाहता हूँ और ये कविता मेरे वास्तविक अनुभव की कविता है। दिस इज़ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस और वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी इतना रोचक था कि होली का समय था और होली का समय था और मुझे लगा कि होली के समय में हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा रंग गुलाल खेल लेंगे। आप जानते हैं कि उम्र के 50-55 साल गुजर जाने के बाद उस तरह की होली तो नहीं खेली जाती जिस तरह की होली हम लोग युवा अवस्था में खेलते हैं। हालाँकि मन सबका रहता है कि वैसी होली खेली जाए, लेकिन चूँकि हमारे कुछ सामाजिक ऐसे दायरे रहते हैं कि हम उस तरह की होली नहीं खेल सकते। फिर भी ये तो सोचते हैं कि कम से कम कोई रंग गुलाल लगा ले और होली का माहौल शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर मैसेजेस की धूम चलने लगी। कम से कम पहले दिन मुझे 500 मैसेजेस आए। होली के दिन सुबह भी कम से कम 300 मैसेजेस आए। होली के लिए बहुत कलरफुल पोस्टर्स भी थे, बहुत कलरफुल पिक्चर्स भी थे, सारी चीजें थी। लेकिन पूरे दिन भर में एक भी शख्स नहीं आया जिसने मुझे गुलाल लगाया। यानी पूरी की पूरी होली जो है वो हमने सोशल मीडिया पर ही खेल डाली और तब मुझे ये कविता सूझी जिससे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप से फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द अपने पर केंद्रित, जहां मैं हूं अपने ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पढ़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं अपने आप से बात करता,
अपने लिए ही दुनिया को जोड़ता घटाता। दूसरे भी जो हैं वो सब भी मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सबके सब एकाकी, अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब। कोई नहीं इन सब में ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चाहर दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर गले मिलकर कभी दे बधाई, कभी आंसू पहुंचने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन और अपने भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में मैं खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतरजाल में खुद से ही अजनबी हो गया। ये जो भाव मेरे मन में आया, ये भाव आया और मुझे बात समझ में आई कि क्या ये सोशल मीडिया सच में सोशल मीडिया है, और क्या ये सोशल मीडिया मेरा अपना माध्यम है। तब जब मनोज दयाल जी ने मुझे प्रेरणा दी कि इस विषय पर आप थोड़ा सोच भी लीजिए, तो मैंने सोचना शुरू किया और मैंने कुछ संदर्भ खंगालने शुरू किए। और जब मैंने संदर्भ खंगालने शुरू किए तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक बातें सामने नजर आई। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्वानों को वो सारी बातें मालूम है, लेकिन आपको शायद ये भी जान के आश्चर्य होगा कि when this entire concept of social media was invented, this was not invented basically to interact. This was basically invented to promote marketing, and that is why it was known as social media marketing initially. और इसीलिए some social media platforms were created. The first platform was created in 1997. It didn't last much, but it survived and it created a wave. People started realizing this can be a very good platform for propagating their brands, for propagating their purpose. और उसके बाद जैसे 2001 में कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और फ्रेंडस्टर शुरू किया, और उसके साथ ही 2002 में लिंक्डइन आ गया। जब लिंक्डइन आ गया तो लोगों ने रियलाइज किया कि ये प्लेटफॉर्म मेरी अपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लिंक्डइन से शायद आज भी लोग जुड़े हों। अभी एक अंदाज लगाया कि सन 2020 तक लिंक्डइन के जो टोटल सब्सक्राइबर हैं वो 675 मिलियन हो गए हैं। तो 675 मिलियन लिंक्डइन के सब्सक्राइबर्स हैं जो पूरी की पूरी एक दुनिया बनाते हैं। 2020 तक ये लिंक्डइन इतना बढ़ गया। लेकिन लोगों ने ये समझा कि लिंक्डइन से क्या हो रहा है या इस तरह के सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, तो ये समझ में आया कि साहब हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं और नर्चर कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स, बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। और क्या कर रहे हैं हम और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, उनको दूर करने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। So much so that the digital marketing has grown many folds. आप अभी realize करेंगे during the course of pandemic, you must have realized that the digital marketing has really captured the entire marketing arena. आज शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ और विद्वान लोग इसको क्रॉस चेक करें तो शायद 28 से 30% का टोटल मार्केटिंग जो है वो इस डिजिटल मार्केटिंग ने कवर कर लिया। तो ये सारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग उदाहरण है। 3-4 दिन पहले अगर आपने देखा होगा कि जोमेटो के शेयर सबसे तेजी से ऊपर आए थे। ये जोमेटो के शेयर सबसे तेजी से ऊपर आने का कारण क्या था? कि हमारे देश की माताओं बहनों ने घर में खाना बनाना बंद कर दिया था? नहीं, माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं उससे अच्छा तो खाना कोई बना ही नहीं सकता। तो फिर जोमेटो का शेयर ऊपर आने का कारण क्या था? जोमेटो का शेयर ऊपर आने का कारण ये था कि लोगों ने ये समझा कि प्री कुक्ड फूड या कुक्ड फूड की जो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन लाइफ, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट मोनोटोनी बीइंग इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो शायद ये जोमेटो वगैरह ऐसी चीजें अब पिकअप करेंगी। यानी आपको लगना चाहिए कि कोई एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का शेयर बढ़ जाएगा तो खुशी होगी। आपको लगना चाहिए था कि किसी सीमेंट कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा, किसी स्टील कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा तो खुशी होगी। दैट वुड बी एन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बट शेयर बढ़ता है जोमेटो का, क्यों बढ़ता है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल वेव आती है, उस डिजिटल वेव ने पूरी तरह से इस बात का नैरेटिव बदल दिया और इसलिए जोमेटो का शेयर बढ़ गया।
आज अगर एक अंदाज लगाया जाए तो इस पूरे के पूरे दुनिया में 3,884 बिलियन लोग, 3,884 बिलियन पीपल are actively using social media, which is the 45% of the population of this entire globe. आप समझिए 45%, पूरी दुनिया का जो 45% हिस्सा है वो अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। और जब वो पूरा का पूरा 45% हिस्सा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गणित क्या होगा। इसीलिए मित्रों मैंने सोचा कि कम से कम आप सारे विद्वानों के सामने कम से कम मैं इन बातों को रखूं तो सही, कि जिसे आप अपना माध्यम कहते हैं, जिसे लोक माध्यम कहते हैं, जिसे जन माध्यम कहते हैं, जिसे समझते हैं कि नो, द एंटायर ट्रेडिशनल मीडिया इज सोल्ड आउट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केटिंग। दिस इज माई मीडिया। नो सर, दिस इज नॉट योर मीडिया, यू आर सैडली मिस्टेकन। दिस इज अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म जिसमें आपको धीरे धीरे डाल दिया गया है, धीरे धीरे आपको उसके अंदर उसका अभ्यस्त बना दिया गया है। नाउ दिस हैज बिकम योर हैबिट, और ये जो हैबिट है ये धीरे धीरे हमें एक तरह का नशा भी क्रिएट करती चली जा रही है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आप सोचिए कि कैसे धीरे धीरे चीजें आई। 2004 में फेसबुक आता है जो मार्क जुकरबर्ग लाते हैं, फिर एक रेडिट आता है 2005 में, हॉफमैन लाते हैं, ट्विटर आता है 2006 में हमारी जिंदगी में, इंस्टाग्राम आता है 2010 में हमारी जिंदगी में, स्नैपचैट आ जाता है 2011 में हमारी जिंदगी में, यूट्यूब है, व्हाट्सएप आता है, और अब भारत के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कू एक प्लेटफॉर्म आ गया है, टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म आ गया है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारी जिंदगी में प्रवेश करती चली गई हैं। ये हो सकता है कि ये लड़ाई है, ट्विटर में नहीं जाएंगे, अब हम कू का यूज करेंगे, अब हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करेंगे, अब हम टेलीग्राम का यूज करेंगे, अब हम टिकटॉक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टिकटॉक चाइनीज है। ये सारी की सारी लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप सोचते हैं कि हम कैसे इसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। Perhaps you do not imagine that almost Facebook has 75% reach in India. इतने सारे लोग भारत में फेसबुक को देख रहे हैं। एक रफ एस्टिमेट है कि शायद 34 करोड़ लोगों का एक पूरा का पूरा समूह है। पूरी की पूरी दुनिया में फेसबुक के अगर सब्सक्रिप्शंस को देखेंगे तो वो 90 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। अगर 90 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर फेसबुक के हैं तो इसका अंदाज लगाइए कि वो चीन और भारत के बाद शायद दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो फेसबुक का देश बन रहा है। ट्राई टू इमेजिन द सीन। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, और जिसकी कम्युनिकेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, शायद भारत में रह के हम हमारे अपने रिश्तेदारों से इतनी तेजी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते जितनी तेजी से हम फेसबुक पर रहकर कम्युनिकेट कर लेते हैं। आज मनोज दयाल जी यहां से अपना एक कोई संदेश भेजेंगे जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी के उनके किसी मित्र के पास होगा, तो अगले ही क्षण कार्डिफ यूनिवर्सिटी के उनके मित्र का जवाब फेसबुक पर आ जाएगा। इतना फास्ट ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आप समझिए कि 90 करोड़ का ये देश है जिसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो उसका डायनामिक्स कितना व्यापक होगा। हम तो एक फेसबुक पर पोस्ट करके भूल जाते हैं कि इसका डायनामिक्स क्या होगा। उसका डायनामिक्स बहुत व्यापक है। 4-5 साल पहले, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, पुणे यूनिवर्सिटी में मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया गया था, और वहां पर मुझे वहां के जो मेरे मित्र थे उन्होंने बताया कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो इस बात पर रिसर्च कर रही है कि फेसबुक से सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे बढ़ रही हैं। कोई बच्चा अपनी फेसबुक पर एक प्रोफाइल पिक्चर पोस्ट करता है, और प्रोफाइल पिक्चर पोस्ट करने के बाद देखता है कि उसमें लाइक्स नहीं आ रहे हैं, उसमें कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। एक दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, देन ही और शी रियलाइज, एम आई दैट अनपॉपुलर कि मैं फेसबुक पर प्रोफाइल चेंज कर रहा हूं एंड नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, और वो कमिट कर लेता है सुसाइड। इस तरह के केसेस होते हैं तो लोगों को रियलाइजेशन होता है, बट वो भी स्टेज हम गुजर चुकी है। नाउ दैट स्टेज इज गॉन, क्योंकि ये पूरा का पूरा तंत्र जो है वो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल तंत्र के रूप में हमारे सामने है। आप सोचिए 90 करोड़ का अगर कोई एक पूरा का पूरा समूह है, ट्विटर की पूरी सब्सक्रिप्शन 45 करोड़ की है। ट्विटर की सब्सक्रिप्शन को अगर आप सिर्फ देखें तो 45 करोड़ लोग एक जगह पर किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कहां होता है? या व्हाट्सएप की चैट देखिए, तो व्हाट्सएप की चैट आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप में चैट कर रहे हैं, but this becomes a global chat. So try to understand the magnitude of this entire arena.
मैं सिर्फ अपने एक छोटे से मोबाइल टेलीफोन के सहारे सोचता हूं कि दिस इज सोशल मीडिया। नो सर, दिस इज नॉट सोशल मीडिया। इस मीडिया के पीछे का जो पूरा का पूरा बड़ा भारी तंत्र है, उसके मैग्नीट्यूड को समझिए, तब आपको रियलाइज होगा कि ये सोशल मीडिया वैसा सोशल मीडिया नहीं है। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया एग्जैक्टली है क्या। एक शब्द का प्रयोग होता है बहुत ज्यादा, एल्गोरिथम्स। गणित के जो विद्वान होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि एल्गोरिथम्स तो गणित में महसूस होती है, पर सोशल मीडिया की एल्गोरिथम्स क्या है? सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट। तो आपके फीडबैक से जनरेट करता है, आपकी सर्च से जनरेट करता है। आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपको एल्गोरिथम का पूरा गणित समझ में आता है। जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं तो आपको जो सजेशंस आते हैं वो आपकी एल्गोरिथम से आते हैं, आपको ये मालूम ही नहीं पड़ता। आप आगरा में होटल सर्च कर रहे होते हैं तो तुरंत आपके पास एक पॉपअप आता है जो आपको बताता है कि आगरा में टैक्सी कहां मिलेगी। ये कहां से आता है? हु टेल्स यू? समबडी इज वॉचिंग। दैट इज द एल्गोरिथम। आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपने गूगल सर्च कर रहा हूं, मेरे अलावा इसको कौन जानता है? बट द एंटायर थिंग इज वॉचिंग यू। इट्स नॉट पर्सनल। आप जैसे ही फ्लाइट में बैठते हैं दिल्ली से पुणे जाने के लिए, आप किसी को भी नहीं बताइए कि दिल्ली से पुणे जाना है, पर इमीडिएटली जब आप पुणे में लैंड करते हैं और अपना मोबाइल खोलते हैं तो इमीडिएटली पॉपअप होता है कि पुणे में अच्छे होटल्स कहां पर हैं, पुणे में रात का खाना कहां अच्छा मिलेगा, पुणे में टैक्सी कहां मिलेगी। हाउ डू दे नो? दैट इज ऑल एल्गोरिथम जनरेटेड। आप फेसबुक पर, मैं मनोज दयाल जी को अपना मित्र बनाता हूं तो तुरंत मुझे वंदना पुनिया जी का फ्रेंड सजेशन क्यों आता है? क्योंकि वंदना पुनिया जी मनोज दयाल जी की मित्र है फेसबुक पर। तो मुझे फेसबुक बताना चाहता है कि अगर आप मनोज दयाल जी के मित्र हो सकते हैं तो आप वंदना पुनिया जी के भी मित्र होना चाहिए। ये एल्गोरिथम से जनरेट होता है और हम उस एल्गोरिथम को समझ ही नहीं पाते। और वो एल्गोरिथम मित्रता तक तो सीमित है, लेकिन वो एल्गोरिथम बिजनेस में भी जाता है। अगर आप फेसबुक पर शर्ट सर्च कर रहे होते हैं तो 5 किस्म के और शर्ट की एडवर्टीजमेंट आपके पास आती है। दैट इज जनरेटेड थ्रू एल्गोरिथम। एक दूसरा शब्द है जो बहुत मजेदार है, क्राउड सोर्सिंग। दैट रेफर्स टू act of soliciting ideas और कंटेंट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। जनरेट करते हैं, वो आप ही से जनरेट करते हैं। और सबसे मजेदार बात है कि वो आप ही से जनरेट करते हैं और आप ही को परोस देते हैं। हमको समझ में नहीं आता ये कहां से हो रहा है। हम में से ही कुछ विद्वान अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं पूल करते हैं। उन आइडियाज को जब हम पूल करते हैं तो वो आइडियाज पूल होके, क्राउड सोर्स होके, कहीं ना कहीं उन आइडियाज से उसका एक नया रूप स्वरूप होके हमारे सामने आ जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हमारी आइडिया उनको कैसे मालूम पड़ गई। वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर दी एक्चुअली ओरिजिनेटर ऑफ दोज आइडियाज। फिर एक बहुत मजेदार सा शब्द है जो पहले बहुत प्रयोग होता था, फ्लैश मॉब। अचानक समझ में नहीं आता कि अचानक कहीं से 1000 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं किसी एक काज के लिए और अचानक डिस्पर्स हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि किसने बुलाया, कब बुलाया, कहां बुलाया, कैसे बुलाया। भारत के पिछले 5 साल के बहुत सारे, अगर आप आंदोलनों को देखें, 5 साल भी छोड़ दीजिए, 3 साल के बहुत सारे आंदोलनों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अचानक इतने सारे लोग कैसे कहां से मोबिलाइज हो जाते हैं, अचानक कैसे सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, अचानक कैसे नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। ये बहुत सारे विद्वानों के बीच में मैं इस बात को कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कह रहा हूं। ये पूरा का पूरा साइंस है, उस साइंस को समझना पड़ेगा ना आपको। ये विज्ञान है, ये गणित है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, सिर्फ तथ्यों का खेल नहीं है। सिर्फ इस बात को मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा अचानक लोग मोबिलाइज होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे जा रहे हैं। फिर अचानक वो सारी चीजें रुक जाती हैं, फिर किसी और जगह पे कोई और चीज शुरू होती है। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से गवर्न होती है। एक और बड़ा शब्द है जो हैशटैग कहलाता है। आप कहते हैं ये फलानी चीज ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड कैसे करती है कोई चीज? ट्रेंड इसलिए करती है कि आप हैशटैग जनरेट करते हैं और हैशटैग जनरेट करने से वो सारी चीजें सर्च में आ जाती हैं। आज अगर आप चाहें तो हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को भी आप ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं कि सच्चिदानंद जोशी मनोज दयाल साहब के और टंकेश्वर साहब के आमंत्रण पे एक बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहे हैं। ट्रेंड हो जाएगा पूरे विश्व में, पता नहीं सबको लगेगा कि क्या महान व्याख्यान हो रहा है।
दिस इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ 30, 40, 50 लोगों को ये हैशटैग डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनसे कहना है कि आप 3 घंटे इसको ट्रेंड कराइए, इसको हैशटैग को ट्वीट करते चले जाइए, ट्रेंड होता चला जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग है और हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग को समझने की जरूरत है। फिर इस तरह से ही ट्रेंडिंग का एक खराब सा शब्द भी है, वो ट्रोलिंग है, ट्रोल कराना। मान लीजिए कि आपको लगता है कि मैंने कोई विवादास्पद बात कही हो या आप मेरा मजाक ही उड़वा देना चाहते हैं, आप मेरी किसी बात को लेकर आप उल्टा ट्रोल करना शुरू कर दीजिए। टू क्रिएट कंफ्यूजन, टू क्रिएट डिबेट और टू क्रिएट न्यूसेंस, आप ट्रोल कराना शुरू कर सकते हैं। ये जो सारी भाषा है हमारी सोशल मीडिया की, जो वॉक्यूबुलरी है, इस वॉक्यूबुलरी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉक्यूबुलरी किसी सिंपल साधारण समझ के व्यक्ति की, जिसे लगता है कि ये मेरा अपना माध्यम है, ये वॉक्यूबुलरी उसकी नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा, जाना बूझा गणित है। उस सोचे समझे जाने बूझे गणित को हमें आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास रोज सुबह व्हाट्सएप पर पता नहीं कितने संदेश आते हैं, उसमें से बहुत सारे संदेश फॉरवर्डेड रहते हैं और आपको नहीं मालूम रहता कि ये संदेश, फॉरवर्डेड संदेश, दरअसल भेज कौन रहा है, कैसे भेज रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है। फिर आपके सामने लिखा हुआ आता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि इसके कंटेंट में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो मैनी टाइम्स फॉरवर्ड किया जा सके, लेकिन वो एक पूरे के पूरे डिजाइन से वो चीज आपके पास फॉरवर्ड होती रहती है। हम उस ट्रैप में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि हमको लगता है कि अरे ये तो मेरा अपना माध्यम है, अब मेरी दीदी ने मुझे फॉरवर्ड किया है तो अच्छा ही होगा। दीदी को किसने किया है? दीदी को उनके देवर ने किया है, उनके देवर को किसने किया है? उनके देवर को उसकी चाची ने किया है, उसकी चाची, ऐसे कर करके जब आता है यू रियलाइज किया तो मेरे परिवार का मामला है, पर वो परिवार का मामला नहीं होता। वो कहीं से तो भी चीजें घूम फिर रही होती हैं बाय डिजाइन। बाय डिजाइन जब वो चीजें घूम रही होती हैं तो हमको तो लगता है कि ये चूंकि हमारे फैमिली ग्रुप में ये चीज आई है तो ये पारिवारिक है, और ये पारिवारिक नहीं होती। तो इसलिए इसको समझने के लिए बहुत बड़े एक विवेचन की जरूरत है, खासकर इस वक्त। ये मैंने इसलिए रियलाइज किया कि मुझे लगा कि जब सोशल मीडिया का उद्भव हुआ था तो वो किसी बहुत पवित्र उद्देश्य से नहीं हुआ था। वो इस उद्देश्य से नहीं हुआ था कि हमें हमारे विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। ये तो पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो आपकी ब्रांडिंग करे, आपकी मार्केटिंग करे, आपके लिए एक नया साहित्य उपलब्ध कराए, काम का, आपके उनके काम का, आपके काम का नहीं। तो जब when such things happen, you really feel that all right, this is not my medium. I have been dragged into this and I have been given an impression that this is my media. ये मेरा अपना माध्यम है। एक और शब्द का प्रयोग इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और वो शब्द है इन्फ्लुएंसर्स। आजकल, पहले मीडिया मैनेजर्स हुआ करते थे, मीडिया मैनेजर्स होते थे जो ब्रांडिंग का काम किया करते थे। मनोज दयाल जी या और लोग जब पब्लिक रिलेशन पढ़ाते हैं तो इस बात को जरूर पढ़ाते हैं कि साहब ब्रांडिंग के लिए आप एक मैनेजर को तय कीजिए जो आपकी चीजों को ब्रांड करके पुश करेगा, पंप करेगा। आजकल आप देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कौन है? जिनके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ये क्या करते हैं? जो चीज आप उनको देते हैं वो चीज वो आगे बढ़ा देते हैं। दैट इज वाई दीज पीपुल आर नोन एज इन्फ्लुएंसर्स। और इसलिए अब आप जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी विचार लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो व्हाट हैपेंस? सबसे पहले आप इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे प्रोग्राम की एक फेसबुक पर पोस्ट डाल दीजिए या आप एक ट्वीट कर दीजिए, और फिर वो ट्वीट कर देते हैं, वो पोस्ट डाल देते हैं और फिर चीजें सर्कुलेट होती हैं। इसलिए आपने देखा कि किसी किसी चीज के व्यूज कितने होते हैं, 5K, 10K, शेयर्स कितने हो रहे हैं, 200 शेयर्स, 500 शेयर्स, कैसे हो जा रहे हैं सारी चीज। आप करते हैं तो नहीं होते, जब आप करते हैं तो कितना होता है, 10-20 शेयर्स हो जाते हैं, 200 लाइक्स आ जाते हैं तो आपको लगता है बहुत लाइक्स आ गए। तो मार्केट की भाषा में इसको कहा जाता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, अपने आप जो चीज बढ़ रही है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। और जो इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से बढ़ रही है वो ग्रोथ है एक तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है, जो एक मार्केट से बाय डिजाइन ग्रोथ हो रही है।
तो ये जो बाय डिजाइन जो ग्रोथ हो रही है, उस डिजाइन्ड ग्रोथ को भी आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए समझना पड़ेगा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे हैव पावर टू अफेक्ट द परचेसिंग डिसीजन, अथॉरिटी, नॉलेज, बिकॉज दे हैव अथॉरिटी, दे हैव नॉलेज, एंड दे कैन चेंज द डिसीजन ऑफ योर परचेज। और उनके फॉलोअर्स की जो संख्या है, उससे उनका अपना पोटेंशियल डिसाइड होता है। इसलिए हमको उन इन्फ्लुएंसर्स को भी देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक और जो टर्मिनोलॉजी सोशल मीडिया में आती है, वो कहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट की पोटेंशियल क्या है। अब ये एंगेजमेंट का पोटेंशियल क्या है, मतलब कैसे समझ में आता है? ये समझ में आता है कि आप कितने लाइक्स आपकी चीजों पर आ रहे हैं, आपकी रीच कहां तक जा रही है। अगर आपने देखा होगा कि इतने व्यूज आते हैं, इतने व्यूज का मतलब उतने लोगों ने पसंद किया है जरूरी नहीं, पर देख लिया है। देन शेयर्स, देन कमेंट्स। इसी तरह से एक टर्म आती है कि एम्पनमेंट कंटेंट, यानी जो आपके कंटेंट को थोड़े समय बाद डिसअपियर कर दे, ये वाली चीजों को भी बात करते हैं। फिर एक और मजेदार सी चीज है जिसे आप कहते हैं कि हैंडल, ट्विटर हैंडल जिसको कहते हैं, कि जैसे भाई ट्विटर हैंडल से आपने इसको ट्वीट किया, तो इंपॉर्टेंस ये है कि किसने अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को ट्वीट किया है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड सारा का सारा तंत्र है, इस वेल स्ट्रक्चर्ड तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। मैं सोशल मीडिया को लगातार कई दिनों से देखता हूं, फॉलो करता हूं। मीडिया का, कम्युनिकेशन का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूं कि इसको गहराई से देखने की जरूरत है। पर गहराई से देखने की जब जरूरत है, ये बात समझ में आती है, तो ये भी समझ में आता है कि कम से कम इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसकी जो वास्तविकता है, इसके पीछे का जो तंत्र है, इसके पीछे का जो डिजाइन है, वो भी हम लोग बहुत गंभीरता से समझें। कम से कम शिक्षा से जुड़े हुए लोग तो इसको बहुत गंभीरता से समझें। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, क्योंकि हम लोग सब मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो हमको मालूम है कि मीडिया में, अगर आप प्रिंट मीडिया में हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, तो आपके कंटेंट की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं दर्ज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में आपके कंटेंट की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा दर्ज नहीं होती। धीरे धीरे अभी रेगुलेशंस आने लगे हैं, पर फिर भी वो रेगुलेशंस उतने पर्याप्त नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी कहीं दर्ज हो। अखबार में एक गलत लाइन छप जाती है तो पूरा का पूरा अखबार उसके लिए अकाउंटेबल होता है। बट सोशल मीडिया में आप कुछ भी लिख के अगले दिन अपने इरेज कर दीजिए, और तब तक वो हजारों लोगों तक पहुंच जाए और आपकी वॉल से गायब हो जाए, तो देन यू आर नॉट अकाउंटेबल। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ कुछ अच्छी बातें जो सोशल मीडिया के संदर्भ में हुई हैं, उसके बारे में बता देना चाहता हूं। तो मैंने ऐसे 10 पॉइंट सोचे कि जो सोशल मीडिया के कारण अच्छे हुए हैं। सबसे बड़ी बात हुई है कि उसने मोनोपोली तोड़ दी है। ये बात तो सही है कि उसने मोनोपोली तोड़ दी है। पहले आप जो थे किसी एक मीडियम पर, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे अखबार हो, आप उस पर डिपेंडेंट थे। सोशल मीडिया ने वो मोनोपोली तो तोड़ दी। अब आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक और जगह है जहां से आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। दूसरी एक अच्छी चीज हुई है कि उसने आपको अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देना शुरू किया है। अभी मैं इसको अच्छी चीज के तौर पर कह रहा हूं, पर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है। पर अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक अखबार या हर एक टेलीविजन मीडिया कहीं ना कहीं अपने किसी विचार से, अपने किसी एजेंडा से भी थोड़ा सा गवर्न होता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। मैं मीडिया का विद्यार्थी हूं, फिर भी मैं बहुत केयरफुली इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आती है। तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कैसी है? एक अखबार लिखेगा कि भयानक दुर्घटना हुई, 10 लोग मर गए। दूसरा अखबार लिखेगा दुर्घटना भयानक हुई लेकिन सिर्फ 10 लोग मर गए, 90 लोग बच गए। ये परसेप्शन का फर्क है, ये प्रोसेस का फर्क है। एक ने लिखा कि 90 लोग बच गए, ये हेडलाइन हो सकती है। एक हेडलाइन हो सकती है कि 10 लोग मर गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट बिकॉज सोशल मीडिया यू गेट एन अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। फिर एक बड़ी चीज हुई कि सोशल मीडिया ने आइडेंटिटी दी है लोगों को, और ये आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज है। आपको मैं 2 स्ट्राइकिंग उदाहरण देता हूं, और इन दिनों में मैं वो बहुत ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं अलग अलग जगह पे।
कि उन्होंने अपने स्टार्स खुद क्रिएट कर दिए हैं। सोशल मीडिया ने अपने स्टार्स खुद क्रिएट कर दिए। भागलपुर के किसी कस्बे की लड़की टिकटॉक गर्ल करके प्रसिद्ध होती है। शुरू शुरू में उसको कोई नोटिस नहीं करता। आज 2 साल के बाद उसके 2 करोड़ फॉलोअर बन जाते हैं। ये करिश्मा भारत में हो रहा है। इतना ही नहीं होता, वो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है और उसको साउथ इंडियन फिल्म से हीरोइन का ऑफर आ जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया पोस्ट। और वो क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पे गाने, अपने छोटे छोटे गाने रिकॉर्ड करके डाल देती है। बट जस्ट लुक एट दी पोटेंशियल इट हैज जनरेटेड। द गर्ल gets famous overnight. Not only that, he reaches to a height where a South Indian film producer is offering her a film, playing roles in the film. ऐसा अगर कहीं किसी और के साथ होगा तो लगेगा कि मैं परी कथा सुना रहा हूँ। या 2 बच्चियां अपने लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि सब लोग घर पर ही हैं, वो अपने घर पे प्रयोग करती हैं और अलग अलग भाषाओं में गाने गाती हैं। तो वो जो लॉकडाउन के दौरान गाने डाल रही हैं, उसको वो बालकनी कंसर्ट नाम देती हैं और धीरे धीरे उनकी व्यूअरशिप इतनी बढ़ जाती है कि आज वो लड़कियां सुपरस्टार्स हैं। सुपरस्टार्स हैं मतलब उनकी डेट्स आपको नहीं मिलती हैं। तो यानी ये एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात हुई। बहुत सारी गृहिणियां, यहाँ मेरे साथ भी बहुत लोग, यहाँ जो माताएं बहनें हैं वो शायद इस बात को एक्सेप्ट करेंगी, बहुत सारी गृहिणियों ने अपने अपनी यूट्यूब चैनल डाल दिए और कुछ नहीं करती। जो घर में रोज पकवान बनाती हैं वही पकवान वो रोज सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। दे आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, ये उनको आइडेंटिटी मिलती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ कि सोशल मीडिया ने लोगों को आइडेंटिटी दी है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात हुई, इट हैज गिवन वॉइस टू योर क्रिएटिविटी। मुझे याद है मैं कविताएं बचपन से लिखता था, पर अखबार में कविता छपने के लिए पसीना बहाना पड़ता था। एक कविता छप जाए तो कई दिनों तक उस अपने सुरूर में घूमते रहते थे। और जो लोग क्रिएटिव हैं वो जानते हैं कि एक बार अगर आपके अंदर कहीं क्रिएटिविटी में उछाल आया है तो जरूरी नहीं कि एक दिन एक कविता लिख के रह जाए, आप दूसरे दिन दूसरी भी लिखेंगे, तीसरी भी लिखेंगे। तो अगर आप रोज अखबार में छापने भेजेंगे तो संपादक कहेगा कि भाई तुम्हारी कविताएं छापना मेरा काम थोड़ी है, मुझे और भी तो काम है। बट नाउ यू हैव सोशल मीडिया, आपकी क्रिएटिविटी को एक आवाज मिल गई है। आप अच्छा गाते हैं, आप अपनी आवाज को गा के और पोस्ट कर दीजिए फेसबुक पर। आप अच्छा गाते हैं, आप इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। आप अच्छा लिखते हैं, आप कहीं ट्वीट कर दीजिए। आप ब्लॉग चला दीजिए, आप अपना ब्लॉग लिखने लग जाइए और आपको धीरे धीरे उसकी फॉलोअरशिप मिलती है। आपको लगेगा कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा होगा। एक और बड़ी बात हुई कि इट हैज गिवन एक्सपोजर ऑन अ मच वाइडर स्केल। अब मेरी एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबल है। एज आई टोल्ड यू, इफ फेसबुक हैज अ नियरली 90 करोड़ सब्सक्रिप्शन, मैं इस बात को तो सोच ही सकता हूं कि मेरा पोस्ट 90 करोड़ लोगों तक जा रहा होगा पूरे विश्व में। कोई पढ़े ना पढ़े, पर दे कैन हैव एन एक्सेस। दैट इज हाउ आई गेट अ ग्लोबल आउटरीच। इससे बहुत अच्छी अच्छी नई नई आइडियाज भी जनरेट हो रही हैं, नई नई चीजें, नए विचार आ रहे हैं, नई बातें जनरेट हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर एक और बात हुई कि जरूरत के समय हम एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े हो पाए। अगर किसी को जरूरत है, बहुत मुझे मीडियम पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो मैं सहायता के लिए खड़ा हो गया। इट हैज ऑल्सो बिल्ड कंपेनियनशिप। ये भारत के लिए हालांकि उतना लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत में हमारे परिवार बहुत निकट है, अच्छे परिवार हैं, एक दूसरे का हम साथ देते हैं। लेकिन यूरोपीय देशों में या अमेरिकन कंट्रीज, यू नो, वेयर यू डोंट हैव एनीबडी इन अराउंड यू, आई थिंक सोशल मीडिया इज योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, कंपेनियन, आपके साथ है, आपके साथ हर चीज के लिए ये करा हुआ है। और अगर आप इसका अच्छा प्रयोग करें तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन टूल तो है। तो ये कुछ खूबियां हैं जो सोशल मीडिया से हमें मिलती हैं, और डेफिनेटली ये खूबियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। एंड इनफैक्ट अगर किसी और समय आप चर्चा करें सिर्फ इन खूबियों पर, तो भी आप घंटों बात कर सकते हैं कि हाउ सोशल मीडिया हैज शेप्ड समवन्स पर्सनालिटी और इट हैज क्रिएटेड समवन्स पर्सोना एज अ क्रिएटिव पर्सन। आप देखेंगे तो यू वुड रियलाइज दैट इट हैज डन इमेंसली गुड वर्क फॉर द पीपल। लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें भी हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि एक मार्केटिंग टूल है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अल्टीमेट एम मार्केटिंग ही है।
अल्टीमेट एम चीजों को बेचना ही है, लेकिन उसके साथ ये एक प्रोपोगंडा टूल भी है। अगर मुझे प्रोपोगंडा करना है तो उस प्रोपोगंडा के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना है, आप उस प्रोपोगंडा को धीरे 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 फैला सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। मनोज दयाल साहब ने अपनी शुरुआत की बात में इस बात को स्पर्श किया था, मैं कहना चाहता हूँ। और ये साइकोलॉजिकल वेपन हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि अगर धीरे 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 आपको रोज सुबह मैसेज करके कोई बताए, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है, वो प्रेशर बिल्ड हो सकता है। खासकर हम देखते हैं हमारे बच्चों के व्यवहार में, उनकी कृति में, उनके एक्शंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका भी बहुत सारा कारण वो है कि उनकी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा है। तो इस साइकोलॉजिकल वेपन को भी देखना है कि हम कंटेंट क्या देख रहे हैं, हम कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं, कौन सा कंटेंट मेरे लिए जरूरी है। एंड इफ वी डोंट फिल्टर दैट कंटेंट, एक्चुअली वी आर इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो सोशल मीडिया की मैं घातक इसलिए कहता हूं क्योंकि वो नैरेटिव बिल्ड करता है। जैसे मैंने फ्लैश मॉब का उदाहरण आपको दिया, उसी तरह से नैरेटिव बिल्ड करने का भी उदाहरण है। हमने पिछले 3 साल में देखा, बहुत सारी गलत बातों के लिए नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया गया कि लोगों को वो सारी बातें सही लगने लगी, सच लगने लगी। ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी समय में हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से प्रोसेस करके दिखाया गया। बहुत आसान होता है किसी एक वीडियो को बीच से एडिट करके फिर से दिखा देना, और अगर आप उस वीडियो के कुछ पोर्शंस एडिट कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, ये बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करना, जिसमें ज्यादा नुकसानदायक चीजें हों, ये भी एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर ये एक आपको कैप्टिवेट करने वाली मशीन है, आपको एंगेज कर लेती है। एक सबसे बड़ा घातक समस्या ये है कि ये आपको एंगेज कर लेती है, आपको बांध के रखती है, आपको छोड़ने नहीं देती। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि अगर आप एक बार किसी चीज को सर्फ करना शुरू करते हैं तो वो सर्फिंग गोज ऑन एंड ऑन, अनएंडिंग हो जाता है। और अनएंडिंग होने से क्या होता है कि फिर आप एक बार उसमें उलझते चले जाते हैं, देन यू डोंट रियलाइज दैट यू हैव किल्ड योर मोस्ट प्रेशियस क्रिएटिव टाइम इन ओनली गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब मैं ज्यादा खुश होऊंगा कि उस दौरान मैं कोई क्रिएटिव काम कर लूं, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिव काम करने की बजाय हम उसको एकदम से अपने उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में ही जुड़ जाते हैं। और इसीलिए हमको ये समझ में आता है कि ये जो पूरा का पूरा मीडियम है, जिसको हम सोशल मीडिया कह रहे हैं, इन अ वे इट इज नॉट ऑल दैट सोशल। शुरू में मैं कहता था कि सोशल मीडिया धीरे धीरे अनसोशल होता चला जा रहा है, और अनसोशल से आगे बढ़ के अब वो धीरे धीरे एंटी सोशल भी होता चला जा रहा है। तो ये जो अनसोशल होना और उसका धीरे धीरे एंटी सोशल होना है, इसके बारे में हमको बहुत निगरानी रखनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी अवेयर एंड वी हैव टू बी अलर्ट। कॉशियस भी रहे, अवेयर भी रहे और अलर्ट भी रहे। अलर्ट इसलिए रहना है कि ये किस क्षण आपकी पूरी जिंदगी को घेर लेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज एक्सेस टू योर मोस्ट पर्सनल टाइम। और हमारे जब सबसे पर्सनल टाइम में हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं देखते हैं, तो हमको ये रियलाइज होता है कि हाँ, शायद ये मेरी बहुत ज्यादा पर्सनल चीजों को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं कुंठित कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि एक ही कमरे में माँ और बेटे बैठे हैं, और माँ अपने बच्चे को जो बधाई दे रही है, उसके जन्मदिन पर आशीष दे रही है, वो सोशल मीडिया पर देती है, और बच्चा भी उसको सोशल मीडिया पे जवाब देता है कि माँ तुम भी बहुत अच्छी, दुनिया की श्रेष्ठ माँ हो। लेकिन सामने भौतिक रूप से न बच्चा माँ के पैर छूता है, न माँ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही है। तो ये जो एक हमने अपने अंदर एक इस तरह का अजीब सा नैरेटिव बिल्ड करने की प्रोसेस शुरू कर दी, ये बहुत घातक है। खासकर मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं कि ये भारतीय परिवेश में और अधिक घातक है, बिकॉज वी आर एन इमोशनल सोसाइटी, वी आर अ क्लोज निट फैमिली। और हमारी फैमिली का जो एक्सटेंशन है वो मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे में नहीं है,
हमारी फैमिली का एक्सटेंशन व्यापक है। वसुधैव कुटुंबकम तो कहा गया है, लेकिन वैसे भी हमारे परिवार का माता पिता भाई बहन पास पड़ोस घर में जो रोज आ रहे हैं, वो चाहे दूध देने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे हमारे यहाँ खाना बनाने वाली हो, या कोई भी हो, वो सब भी मेरे परिवार है। उन सबका भी मेरे परिवार के अंदर समावेश है, वो मेरा एक्सटेंशन है। और इसीलिए हमारे यहाँ सोशलाइजिंग जो है उस टर्म के बहुत अलग मायने हैं। लेकिन यहां जिस संदर्भ से सोशल मीडिया मुझे काटता है, उस संदर्भ को भी देखने की जरूरत है। और अगर उस संदर्भ से मैं कट जाऊंगा तो शायद फिर मैं अपने आप को भारतीय परिवेश में कहीं बहुत अधिक एडजस्ट होता हुआ नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात है, ये मेरे लिए बहुत घातक सवाल है। और इसलिए उस घातक सवाल को मैं सोचता था कि आप जैसे सुधी जनों के सामने रखूं, आप जैसे सुधी जनों के साथ चर्चा करूं और बांटूं। And because I am also discussing this thing with the learned academicians of this country, I must also tell that this is also sort of put us in a manner where we have now diverted ourselves in finding the data from the secondary sources. हम ओरिजिनल चीजों की तरफ जाना ही भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी उसी बात की तरफ ज्यादा आश्रित हैं और हम लोग भी धीरे धीरे उसी बात की तरफ धीरे धीरे आश्रित होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने ओरिजिनल किताबों को पढ़ना, ओरिजिनल टेक्स्ट को रेफर करना, ओरिजिनल चीजों को रेफर करके लोगों को उसके बारे में एग्जाम्पल साइट करना, कोटेशंस देना, वो सब भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और बच्चों के लिए कम हो तो ठीक है, अगर अध्यापकों के लिए कम होगा तो शायद वो भविष्य में और अधिक घातक होता चला जाएगा। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, we have to be alert on this, and that is why I thought that initially ये जो विषय मेरे मन में आया था, ये बहुत एक ऐसा ही आया कि चलो let us have a light hearted discussion on this, but I'm very sorry that I made it quite serious, because it is a serious matter. As you go deeper and deeper you realize that it is a serious matter. कहा जाता है ना कि अफीम की तरह, किसी को आप धीरे धीरे अफीम देते जाए तो वो नशे में इतना उसको समझ में ही नहीं आता कि वो किस क्षण उस अफीम का आदी हो गया है। ये जो सोशल मीडिया, ये हमारे लिए एक अफीम की तरह है और हम धीरे धीरे उस अफीम के आदी होते चले जा रहे हैं। 2013 में एक नए शब्द का आविष्कार हुआ था जिसका नाम था फबिंग, PHUBING, और वो शब्द ज्यादा प्रचलन में नहीं आया, गायब भी हो गया। फबिंग शब्द का अर्थ उन्होंने ये लगाया था कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात की तरफ ध्यान दिए बगैर अगर मैं अपने मोबाइल को देख रहा हूं या सर्च कर रहा हूं तो दैट मीन्स आई एम फबिंग। ऐसे ही मैंने डिक्शनरी में उसका मतलब देखा और मुझे लगा कि ये शब्द बहुत जल्दी प्रचलन में आएगा, क्योंकि हम में से बहुतों की आदत धीरे धीरे ये हो गई है। मैं कोई बात कहता हूं और सामने वाला मेरी बात को सुनता तो है, लेकिन हाँ हूं करते करते वो अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा होता है। कई बार शुरू में आपको अपमानास्पद लगता है, इंसल्टिंग लगता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अब वो इतना इंसल्टिंग नहीं लगता, क्योंकि नाउ दिस हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। अब सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो शब्द गायब हो गया। मेरी चिंता शब्द के गायब होने पर है। जिस शब्द को मैं 2013 में सोचता था कि ये आने वाले 5 साल में समाज का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होगा, वो शब्द गायब हो गया। इसका आशय ये है कि बुरी आदत समाज में अब एक स्वीकार्यता पा गई। हम जानते हैं हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं तो हम कहते हैं, बच्चों से कहते हैं ध्यान दो, क्या कह रहे हैं चाचा जी, क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। अगर बच्चे का ध्यान इधर उधर होता है तो हम उसको डांटते हैं, चपत लगा देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, जब हमारे सामने कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है तो हम मोबाइल पर देखकर अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कॉल चेक कर रहे हैं, ये चले। और कई बार आपने देखा है कि ये जो बीमारी है ये छूत की बीमारी भी है। और उस छूत की बीमारी को भी आप देखिए कि मैं और आप अगर बात कर रहे हैं और बात करते करते अगर आपका कोई फोन बजता है तो आप अपना फोन उठाते हैं, तो हम में से 75% लोग अनजाने अपना फोन उठाकर चेक करने लगते हैं। यानी छूत की बीमारी है ना, आपका फोन आया तो मेरा भी आ सकता है, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा भी संदेशा होगा। यानी क्या हुआ कि जो फिजिकल प्रेजेंस में जो व्यक्ति मेरे सामने है, जिस व्यक्ति ने अपना समय श्रम गंवाकर मेरे सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसकी बजाय मैं उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहा हूं जो कहीं कोसों दूर बैठा है और सिर्फ चुगलबाजी में उसने एक संदेश मुझको भेज दिया और मैं उसमें एनग्रास्ड हो गया।
आप एक और बात सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, आप बहुत अच्छे मूड में उठे हैं और अचानक कहीं दूर ऐसा कोई समाचार आता है जिससे आपका फिजिकली कोई संबंध नहीं है, लेकिन सिर्फ चूंकि वो समाचार आपको प्राप्त हो गया है, आप उसको पढ़ के परेशान से हो जाते हैं। आप उसके वीडियो को देख के बड़े दहल से जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? और इसके होने के पीछे पूरी की पूरी साइकोलॉजी क्या है? तो इस बात को सोचने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ये सोशल मीडिया कितना सोशल है, इसको बहुत अलग पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और आज मुझे लगा कि ये एक अच्छा अवसर मनोज दयाल जी ने दिया कि मुझे इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर किया। पर इसमें कहीं अगर आपको सब्सटेंस लगता है तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट प्लीज प्लीज go deeper into it and sense the alarming situation. And for academicians, this is more alarming because our existence is dependent upon the physical interaction with the student. Our interaction is heavily dependent upon the creativity. Our interaction is heavily dependent upon the research and references which we do on ourselves. And if we succumb to this habit, definitely the scholar within an academician is going to die very soon. I'm really sorry to use these harsh words. But if we succumb to this habit, the academician, the scholar in ourselves, will not survive longer. So this has to be seen in that perspective. और इसलिए मैंने एक और कविता लिखी, उस कविता से मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वो कविता भी एक मार्मिक कविता है, बहुत अलग तरह से लिखी थी। अंतरजाल के, इस कविता का शीर्षक है सब कुछ साझा नहीं हो सकता। सब कुछ साझा नहीं हो सकता। होता क्या है, शेयर करो, फेसबुक पर शेयर कर दिया, अच्छी सूचना आई व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया, तो ये शेयर करने की खुशी है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, आप देखिएगा कि बहनों की राखी घर में नहीं आएगी, फेसबुक पर आ जाएगी, व्हाट्सएप पर बहन राखी भेज देगी। शेयर कर दिया उसने आपको, फिर एक ग्रुप में ही शेयर कर दी। बहन बोलेगी भैया मैं 5 भाई थे, मैं कहाँ सबको भेजती, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको राखी एक ही ग्रुप में सबको डाल दी, मतलब सबको अलग अलग मैसेज भी नहीं भेजा, उतना भी कष्ट नहीं दिया। और भाइयों ने भी उसी में उसको धन्यवाद, प्यार, लाड़ दुलार देने की बजाय ठेंगा ठेंगा ठेंगा, सबने ठेंगा दिखा दिया, हो गया सब, राखी बन गई हमारी। तो फिर मैंने एक कविता लिखी कि सब कुछ साझा नहीं हो सकता। अंतरजाल के इस युग में, अंतरजाल के इस युग में साझा हो जाती हैं ढेर सारी बातें, तस्वीरें और चलती बोलती आकृतियां, और साझा हो जाते हैं संवाद, घूम आते हैं साथ चलती बोलती तस्वीरों के माध्यम से, इतना ज्यादा कि दूरी का एहसास ही नहीं होता। लगता है सब कुछ वैसा ही तो है जैसा होता पास होने पर, लेकिन जरा सोचिए गौर से तो समझ में आएगा कितना बड़ा भुलावा है ये। क्या सचमुच साझा हो जाता है सब कुछ? क्या साझा हो जाती है खुशबू? क्या साझा हो जाती है मिठास और गुंजन तानों की? क्या साझा हो जाता है दर्द, टीस, आंसुओं का गीलापन? क्या साझा हो जाती है आनंदों की तीव्रता? क्या साझा हो पाता है गुजिया के पीछे भागता मां की ममता का स्पर्श? क्या साझा हो जाती है लड्डुओं की गोलाइयों में घूमता भावनाओं का मायाजाल? दिया तो साझा हो सकता है, लेकिन उसके लौ से मिलने वाली ऊर्जा क्या साझा हो सकती है? इसलिए दोस्तों, साथ आना जरूरी है, मिलना बैठना जरूरी है। आइए एक साथ आए और साथ मिलकर खुशियों के दीपक जलाएं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि एक अलग से विषय पर मैं अपनी बात कह सका। बहुत बहुत धन्यवाद।